आज ओबीसी संघर्ष कृति समिति, ओबीसी सेवा संघ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, अधिकारी कर्मचारी महासंघ, संवैधानिक मैत्री संघ, अवामी मुस्लिम समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले समता परिषद, युवा बहुजन मंच और सभी ओबीसी संवर्ग में आने वाली तमाम जातियों के जातीय संगठन के द्वारा इस ओबीसी जन आक्रोश आंदोलन का आयोजन और इस आयोजन में, इस आंदोलन में आप हिस्सा बने। सर्वप्रथम मैं आप सभी का, यहाँ उपस्थित तमाम गांव बस्ती से आए हुए, सुबह से निकलकर यहाँ पहुंचे हुए मेरे तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। काफी लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि खास तौर पर जनप्रतिनिधि को समय नहीं होता, वो संबोधित करके माझ्या जवळ वेळ नहीं आता, पुढच्या सभेला जायचं आहे ये बोलकर निकल जाते हैं। मगर समाज का दबाव यह है कि जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ अभी तक रुकना सुनना पड़ रहा है। वो तमाम मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद से आए हुए तमाम हमारे सम्मानित साथियों और इस आंदोलन का हिस्सा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जिन आदिवासी भाई, जिन शेड्यूल कास्ट के साथियों ने भी समर्थन दिया, उपस्थिति दर्शाई, उनका भी मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। विस्तार से ये समाज तो जागरूक तब होगा, ये समाज तो आंदोलन का हिस्सा तब होगा जब इस मंच से की गई बात बस्तियों में जाकर करने की आवश्यकता है और इस मंच से आज की समस्या पर, आंदोलन पर भूमिका की बात करने की आवश्यकता है। ये समझाने का मंच नहीं है। समझाना गांव में, बस्तियों में, देहात में सोया हुआ, खेतियों में मेहनत करने वाला समाज, उसको उसकी दास्ताएं, उसको उसका इतिहास, उसको उसकी समस्याएं, उसको मित्र और शत्रु, ये गांव में जाकर समझाना होगा, तब वो समाज आपके आंदोलन का हिस्सा होगा। आज इस समाज पर जो आपदा आई है, जो आपदा प्लांटेड है, मराठा का आंदोलन, मनोज, इस मंच से जाहिर रूप से मैं कह रहा हूं, मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन, ये राजर्षि साहू महाराज के पोते द्वारा दिया गया निर्देश के आधार पर आंदोलन नहीं है, मनुवादी ताकतें और महाराष्ट्र की सरकार के निर्देश पर किया गया आंदोलन है। ये प्लांटेड आंदोलन है। तुम्ही असं करा, आम्ही असं करू। और इस आंदोलन के तहत जो 5 मुद्दे हैं, 5 मुद्दों पर ही मैं बात 20 मिनट में खत्म करूंगा। आगे की दिशा क्या होगी हम उसके पश्चात सुनिश्चित करेंगे। कि जिस दिन से मनोज जरांगे पाटिल आमरण उपोषण शुरू करता है, आमरण उपोषण के पूर्व वो समाज को संबोधित करता है। लगभग वो क्लिप आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। संबोधन में क्या कहता है? मी ओबीसी आरक्षणात खुटा घालून ठेवलो, बोला है, सही बोला है। आप सोचो, एक सच्चा मराठा, एक जिजाऊ शिवाजी का मराठा ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में ऐसे असभ्य शब्द नहीं यूज कर सकता। ये शिवाजी और जिजाऊ का मराठा नहीं,
ये भीड़े का मराठा है, भीड़े का मराठा। और इस मंच के माध्यम से हम आज ये भी बात बता रहे हैं, उनके उम्र का तकाजा देखकर हम भीड़े बाबूजी का सम्मान करते हैं, मगर वो भीड़े बाबाजी हमारे जिलों में आकर सावित्री मां फुले, गांधी जी, इनके बारे में अगर असभ्य बात करते हैं तो हमने जाहिर कर दिए कि इसके पश्चात गोंदिया में प्रवेश भीड़े को नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए हम सब लोग जो भी करना पड़े वो करेंगे। मनाथ जरांगे पाटिल का आंदोलन शिवराय जिजाऊ कि मराठों का आंदोलन नहीं, ये भीड़े का आंदोलन है, ये प्लांटेड आंदोलन है। मराठाओं का आंदोलन क्यों नहीं टिका? मराठाओं का आरक्षण क्यों नहीं टिका? चैलेंज हमने नहीं किया था। गायकवाड़ आयोग की सिफारिश है मेरे पास, पूरा गायकवाड़ आयोग का दस्तावेज और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मराठा आरक्षण के संदर्भ में गायकवाड़ आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र शासन ने 16% बाद में 12% रिजर्वेशन दिया, जिस सिफारिश के आधार पर दिया, उस गायकवाड़ आयोग के यहाँ आंकड़े हैं, जो बाद में इस गायकवाड़ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद में सबमिट किया। आरक्षण के लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन में नहीं टिक पाया, और इस मराठा आरक्षण के खिलाफ जो लोग कोर्ट में भी गए वो कौन थे? महाराष्ट्र आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले कौन लोग थे? विष्णुजी पी मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, विष्णुजी पी मिश्रा। दूसरा नाम है रुचिता जितेन कुलकर्णी। इस सभा के माध्यम से समाज के साथियों को आह्वान करना चाहता हूं, आपके दुश्मन कौन है और आपके दोस्त कौन है, ये हमको पहचानना होगा। जब ओबीसी की जनगणना की बात आती तो ओबीसी की जनगणना के खिलाफ शिंदे स्टेटमेंट नहीं देता, मगर कल फडणवीस जी ने स्टेटमेंट दिया है कि ओबीसी की जनगणना होणार नहीं। ओबीसी के जनगणना के सवाल पे कोई शेड्यूल कास्ट, कोई मुसलमान भाई विरोध नहीं करता, वो समर्थन करता है ओबीसी के जनगणना के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाने का काम जाहिर रूप से मैं करता हूं, इस देश का ब्राह्मण करता है। ओबीसी के जनगणना और आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मण महासभा के माध्यम से और इस मराठाओं के आरक्षण के खिलाफ भी कोई मुसलमान नहीं गया, कोई आदिवासी नहीं गया, कोई कुणबी नहीं गया। आपको यह तय करना है आपके मित्र कौन है, शत्रु कौन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने यही है। समाज के सामने सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम होगा, ये आंकड़ेवारी है। महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में, सचिवालय में 60% से अधिक मराठाओं का समावेश है। मैंने नहीं किया, गायकवाड़ आयोग ने पूरा महाराष्ट्र ढूंढकर यह आंकड़े तैयार किया है और वो महाराष्ट्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया है। महाराष्ट्र के सचिवालय में 62% क्लास डी से सुपर क्लास 1 तक के सेक्रेटरी 62% सिर्फ एकमात्र मराठा समाज के हैं। ऑल ओवर महाराष्ट्र में नौकरियों में एवरेज में 40% मराठा नौकरियों में है, 90% सहकार क्षेत्र कब्जे में है। 18 मुख्यमंत्री में से 13 मुख्यमंत्री सिर्फ मराठा का हुआ है। गायकवाड़ आयोग की सिफारिश तो आपने मंजूर करके आरक्षण दे दिया है, वो आरक्षण टिक नहीं पाया कोर्ट में। फिर 4 दिन पहले बयान आया सुप्रीम कोर्ट में, तत्काल
तत्कालीन महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने उसकी बाजू क्यों नहीं रखी, यह आरोप उस समय के महाधिवक्ता पे लगा। तब वो महाधिवक्ता खुले रूप से प्रेस नोट जारी करता है कि मराठाओं की साइड सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए मैं महाधिवक्ता महाराष्ट्र था, मुझे तत्कालीन समय में देवेंद्र फडणवीस ने रोका था। मैं नहीं कह रहा हूं, 4 दिन पहले स्टेटमेंट है महाधिवक्ता का, जाहिर स्टेटमेंट है। मराठाओं की बाजू फिर भी मजबूती से रखी जा सकती थी, मुझे फडणवीस ने रोका। आपको, मेरे मराठा समाज के साथियों को भी संदेश है कि पहले मित्र कौन और शत्रु कौन ये पहचानो। मराठा आरक्षण के खिलाफ हम नहीं हैं, और ये विरोध करने वाले लोग इसी गोंदिया में सेव नेशन और सेव मेरिट के नाम से रास्ते पर हमारे समाज को गुमराह करने वाले मुट्ठी भर लोग थे। हिस्सेदारी, भागीदारी, हक मेरिट के आधार पर नहीं मिलता, प्रतिनिधित्व के आधार पर मिलता है, संख्या के आधार पर मिलता है। लाखों मेरिट इस देश में हुए, लाखों गोल्ड मेडलिस्ट इस देश में हुए, उनके नाम से यूनिवर्सिटी नहीं बनी। अरे वही अल्पल गाड़गे बाबा के नाम से बनी। कहां गई तुम्हारी मेरिट, कहां गई आपकी मेरिट? फीके पड़ गए ऐसे लाखों मेरिट वाले गाड़गे बाबा के नजरिया और बात के सामने। भारत ने लोकशाही प्रजातंत्र स्वीकारा है, प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी समाज को हिस्सेदारी मिले, इस भूमिका को स्वीकारा है, और इस भूमिका के आधार पर ही आगे के रास्ते तय होंगे। किसी कीमत पर, आंकड़े वाली डिटेल है, किसी कीमत पर ओबीसी संवर्ग में मराठा समाज का हम समावेश नहीं होने देंगे। कबूल है? किसी कीमत पर, चाहे जो भी उसके लिए हमें करना पड़े वो करेंगे, मगर किसी कीमत पर ओबीसी में मराठा का समावेश नहीं होने देंगे। 24 घंटे में संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति की सही ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर हो गई, लागू हो गया, कोई जनगणना नहीं, मगर ओबीसी का हक है तो कोर्ट बोलता है जनगणना। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को भी चॅलेंज किया गया, तब कोर्ट ने बोला हा संसदेचा अधिकार आहे, आणि ओबीसीच्या हक्कासाठी संसदेचा अधिकार नसतो। त्यावेळी जनगणना पाहिजे तुम्हाला। कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट में लोग, किसके लोग बैठे हैं? इस देश के 34 परिवार के नुमाइंदा इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला रहे हैं। कहां है प्रतिनिधित्व आपका? कहां भागीदारी आपकी सुनिश्चित हुई? कैसे मिलेगा कोर्ट में आपको न्याय? जो आपको सदियों से गुलाम बना की मानसिकता रखता है, वो न्याय मांगने आप जाओगे, कैसे मिलेगा आपको न्याय? ये देश संविधान के तहत चलता है। इस देश का कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है। इस देश को कोई धर्म नहीं है, मगर एक खास विशेष धर्म का अगर उदो करोगे तो दूसरा धर्म आक्रामक होगा। इस देश की लोकशाही, आप तो निकल जाओगे, लोकशाही खतरे में आएगी। जो बड़े महापुरुषों ने बड़े मुश्किल से मिलाया और टिकाया है। आज गणपति पूजन झाला, कल हमारा बुद्धिस्ट बोलेगा परित्राण पाठ भी करो वहां संसद में, कल जैन भाई भी बोलेगा वो भी करो, कल मुस्लिम भाई बोलेगा संसद नया शुरू कर रहे हो, नमाज भी पढ़ो, कल आदिवासी भाई बोलेगा हमारा भी उलगुलान जिंदाबाद पूजा करो। संसद ऐसी नहीं चलती। राष्ट्र को धर्म नहीं है, धर्म आपकी वैयक्तिक प्रॉपर्टी। आपके के अंदर आपको आजादी है, सड़क पर नंगा नाच, और पवित्र संसद में ये सब करके इस देश में संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन आज हो रहा है, आज हो रहा है। और हम कट्टर धर्मांधता के नाम पर बच्चों के रोजगार चले गए, किसान उजड़ गए, नौकरियां खत्म हो गई, शिक्षा खत्म हो गई, अगर धर्म के नाम पर बोले कहां है खोजो मुसलमान, कहां है खोजो दलित। साथियों, ये भूलना होगा। और इसलिए मराठा आरक्षण किसी कीमत पर
उन्हें मिले। ईडब्ल्यूएस के लिए आपने सेपरेट व्यवस्था की, बच्चा 48 में से 38 ही। आज दूसरी समस्या पुलिस पटेल भर्ती के संबंध में है। भाई 64 सीट देवरी उप विभाग में 64 सीट निकली है। समांतर आरक्षण के आधार पर कितनी भी बैकलॉग होगा, 50% से अधिक जगह आप भर नहीं सकते। ये समांतर आरक्षण में नियम है। 32 रिजर्व होनी चाहिए थी, 36 रिजर्व हुई। इस कंडीशन में भी वो आरक्षण नहीं दिखता। 64 पुलिस पटेल की भर्ती, 36 राखीव ओबीसी समाज को 0 और ईडब्ल्यूएस को 6 सीटें। ईडब्ल्यूएस को मेरे तहसील का कोट जबूरा जैसा गांव। अरे साथियों, ये ओबीसी का समाज और ये सारा समाज सबको लेके चलने वाला, सबका सम्मान करने वाला समाज है, सबको साथ देने वाला समाज है। सबको साथ देने वाले का परिचय तो दुनिया में देने की आवश्यकता नहीं। हमारे नेताओं की राजनीति खत्म हो गई और तुमको ऊपर उठाने का काम भी इसी ओबीसी और इसी समाज ने किया है। कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई हमारे यहाँ। इतना ऊंचा दिल रखने वाला ओबीसी का समाज है। मानवता की दृष्टिकोण से आप अगर रहते हो तो कोट जबूरा में सिर्फ एक मकान का हमारा ईडब्ल्यूएस वाला है, वो पुलिस पटेल बनेगा। और पुलिस पटेल हमारे लोग निष्ठा से, सेवा से चलाने का काम करते हैं। मगर अभी तक का अनुभव ये है कि ये लोग पुलिस पटेल की भी व्यापार की तरह चलाएंगे और उस गांव के 99% हमारा समाज ये पीसा जाएगा। दर्द इस बात का है, दर्द इस बात का, क्योंकि ये राजकारण सेवा के रूप में, व्रत के रूप में नहीं करते, ये व्यापार के रूप में करते हैं। और इस व्यापार में हमारा गरीब समाज, हमारे गरीब नेता उनके तुलना में इक्का दुक्का हुए तो समाज वहां चला गया, ऐसा नहीं है। समाज के हालात तो वही है। पुलिस पटेल के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा, और आज इस जगह से हम निर्णय लेकर ही जाएंगे। यहाँ सम्माननीय आमदार महोदय है, यहाँ 5 बच्चे, कोई परवाह नहीं है मुझे। अकेला 2 जन को लेकर मैंने आंदोलन किया हूं पिछले 30 साल से। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार इस ओबीसी के नाम पर आप कम से कम जब चटके पड़े तो यहां तक आने की कोशिश की। साथियों, ओबीसी का रिजर्वेशन पुलिस पटेल की में नहीं है। 8 तारीख को माननीय जिलाधिकारी को यह निवेदन दिया गया और सब्जेक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है, आदरणीय चंद्रिकापुरे साहब 8 तारीख को हमारे साथ में हमारी बात को सुनकर, ये व्यथा को सुनकर उन्होंने समय दिया और कलेक्टर साहब के साथ में 1 घंटे की मीटिंग हुई इस विषय पर। साथियों, कोई ओबीसी का नेता नहीं आया। मैं तो फोन भी किया, गजुभाव को भी जिम्मेदारी सौंपी कि भाऊ हो सकता है जो भी करे, ओबीसी की बात करता है, न्याय होना चाहिए, अन्याय का विरोध होना चाहिए। दिया उनको भी निवेदन, साथ में आए। मैंने जिस मुद्दों का निर्माण किया था सब्जेक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। माननीय उप विभागीय दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष पुलिस पाटील पदभरती 2023 निवड समिती उप विभाग देवरी जिल्हा गोंदिया यांनी दिनांक 4/9/2023 ला पोलीस पाटील पदभरती संबंधाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याबाबत स्पष्ट लिखा है, स्थगिती देण्याबाबत। मुद्दे निर्माण किया, उस समय मेरे पास प्रूफ नहीं था, मगर मुझे कंफर्म मालूम था कि अब मास्टर की भी भर्ती निकलेगी, ओबीसी को एक भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ओबीसी सोया है और नेता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपने अपने पार्टियों का हित संभालना है, उसको अपने अपने पार्टियों का हित संभालना है। और इसलिए आप में से सामने आए लोग, आज सामाजिक दबाव पैदा हुआ, नेताओं को मजबूर होना पड़ा, कहीं हम छूट न जाए, कहीं हम छूट न जाए, इसलिए आना पड़ा। साथियों, ये ताकत है सामाजिक दबाव में। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में अगर
पॉलिटिकल लीडर अगर रास्ता भटक जाता है तो ठिकाने लाने का काम सोशल प्रेशर करता है, सामाजिक दबाव करता है। तो सामाजिक दबाव को तब पड़ेगा आप अपनी प्रभु निष्ठा और पार्टी निष्ठा से ऊपर उठकर समाज निष्ठा सोचोगे, क्योंकि समाज बचाओगे तो बचेगा तो आप बचोगे। बचाना समाज को है। 3 मुद्दे निर्माण किया था, उसके प्रूफ बाद में मुझे मिले हैं। जो मेरा शंका थी, पोलीस पाटीलच्या रिक्त झालेल्या जागेवर आधी कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची प्रथम नियुक्ती कोणत्या राखीव संवर्गात झाली होती, ही बाब रोस्टर बनवताना विचारात घेण्यात आलेली आहे। आपने रोस्टर बनाते समय उस पुलिस पटेल की नियुक्ति कौन से राखीव जगह पर हुई थी, ये बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, सध्या जे पोलीस पाटील कार्यरत आहेत त्यांची प्रथम नियुक्ती कोणत्या संवर्गात झालेली आहे, ही बाब विचारात न घेता सरसकट त्यांची जात आज ज्या संवर्गात मोडते त्यालाच राखीव धरून रोस्टर तयार करण्यात आलेला आहे। तिसरा मुद्दा, एखाद्या पोलीस पाटलाची नियुक्ती त्यांची जात ओबीसी संवर्गात समावेश होण्याआधीच नियुक्ती झाली असेल, म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल बोंडगाव देवी पोलीस पाटील कामगते नियुक्ती 1994, आता रोस्टर तयार झाला असेल एसडीओ बोरगाव अर्जुनी, त्या रोस्टर मध्ये पोलीस पाटील बोंडगाव देवी कामगते नाव कुठे दिसेल, ओबीसी मध्ये। पण 1994 ची त्याची नियुक्ती कोणी जात ही 1994 ला ओबीसी मध्ये नव्हती, ती 96 ला आली। मग हा 94 चा ओबीसी 94 ला कोणी ओबीसी गेला कसा, ये घात हुआ है, रोस्टर में ये घात हुआ है। इसके प्रूफ हमने इकट्ठा किए और साथियों मैं कुछ प्रूफ आपको दे रहा हूं। ये सारा एसडीओ का दिया हुआ ये लिस्ट, इतर मागास वर्ग, ये पुलिस पटेल के अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो अभी भी कार्यरत है। राजेंद्र पुरुषोत्तम बागड़े पुलिस पाटिल आमगांव खुर्द। हमारे बहुत सारे ओबीसी के लोग घबराते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैसे देंगे। अरे तुम्हारे साथ में अगर तुम्हारा समाज है, बाला बाग भी तेरा नहीं हो सकता तुम्हारा। विश्वास करो, हमने अपने आप को कमजोर समझा, इसलिए मुट्ठी भर लोग इस देश में बलवान हुए हैं। हमने अपनी ताकत को पहचानो। हमने अपने आप को कमजोर समझा, जो सही में कमजोर लोग थे वो बलवान बन गए। हमको अपनी ताकत को पहचानना होगा। नियुक्ति आदेश कहीं कोई संवर्ग नहीं, यहां आप देखोगे तो ओबीसी में इस राजेंद्र पुरुषोत्तम बागड़े का नाम है, ओपन में अपॉइंटमेंट है, अभी भी कार्यरत है। दूसरे पुलिस पटेल नानवा से, इनकी भी नियुक्ति ओपन में हुई है, पूर्वे इनका नाम ओबीसी में है। तीसरे पुलिस पटेल मेरे मामा आज भी आंदोलन में है, सदियों से आंदोलन में मेरे साथ में रहते, मेरे से 28 दिन बड़े हैं, वो भी पुलिस पटेल है, राजेंद्र गोरेलाल पटले, तिरखेड़ी पुलिस पटेल। नियुक्ति ओपन में, ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑर्डर ओपन का, और आज जो रोस्टर बनाए उसमें नाम ओबीसी में। जब ये रोस्टर बनाते समय हमारा एक आधा शेड्यूल कास्ट का भाई समझाता है हमारे ओबीसी कर्मचारी को, अरे पटले है ओपन में हुए हैं, क्यों ओबीसी में डाल रहा है। तो ये हमारा ओबीसी कर्मचारी समजता है, हा बेटा एसी आम्हाला चुतिया बनवून राहिला ना, पटलेला वाटते की मला ओबीसी टाकून राहिला तरी कशाला हा मला विरोध करत असेल। अरे नहीं, जो ओपन में नियुक्त हुआ है वो ओपन में रहो। आज तुम्हारी कास्ट अगर कैटेगरी में आई या आपके पास वैलिडिटी है तो आप अगर आज उस समय ओपन में आकर आज अगर आपको ओबीसी में डाल दिया गया तो आने वाली पीढ़ी की एक नौकरी आपने खाई, एक नौकरी आपने खाई। उसी समय के और भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, जो रिजर्व सीट, एक जवाब दिया मुझे सीट डिप्टी दिए अपना एसडीओ ने, एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर और भी है कि उस समय और भी जो नियुक्तियां हुई उसमें इतर मागास वर्ग राखीव का भी आपने ऑर्डर दिया है। वीना कचरू रहंगाले ग्राम पंचायत गिरोला, इनकी नियुक्ति इतर मागास वर्ग महिला प्रवर्ग, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उनका। जब इनके ऑर्डर में आपने राखीव जगह का उल्लेख किया है और अगर ये रिजर्व सीट पे अगर अपॉइंटमेंट हुए तो इनके ऑर्डर में मेंशन क्यों नहीं।
आमगांव खुर्द की जाहिरात निकली थी। आज भी हमारे मूवमेंट का साथी कुनीलाल राउत शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, उसने भी पुलिस पटेल के लिए फॉर्म भरा था। आज भी वो हमारे साथ में, हमसे 1-2 साल छोटा है, सब जानने वाले लोग, उसने भी पुलिस पटेल का फॉर्म भरा था। मनोहर उइके, उसने भी पुलिस पटेल का फॉर्म भरा था। अल्पसंख्यक इन्होंने भी भरे थे, हमारे मुस्लिम भाई ने भी भरे थे, और राजेंद्र पुरुषोत्तम बागड़े ने भी भरा था, कुंभी ने भी भरा था, पुलिस पटेल कुंभी लगा, सबने फॉर्म भरे थे। मैंने जाहिरात की कॉपी मांगी, वो मुझे नहीं दी। साहब मांगना पड़ेगा, निर्णय तो आज ही होगा, निर्णय आज ही होगा। जाहिरात की कॉपी नहीं दी, सारे लोग जनरल की सीट होने के कारण पुलिस पटेल के केस अप्लाई किया था, इसका मतलब ही वो सीट ओपन थी। आज उस राजेंद्र बागड़े को ओबीसी में दिखाया गया। तो ये रोस्टर बनाते समय जो गलतियां या जानबूझकर की गई गलतियां, जिला परिषद गोंदिया में शिक्षक के संदर्भ में यही बात है, जानबूझकर की गई गलतियां, उनका दबाव पड़ जाता है। खुरंजेकर इस्लाम हटाकना ओबीसी, क्यों? तो ओबीसी नहीं क्या? हमारा भी सरेंडर होता है आदमी, एससी समझाने जाता है, आदिवासी समझाने जाता है, तो उसको हम पहले से अपना दुश्मन समझते हैं। ये हमारी व्यथा है साथियों, मित्र कौन और शत्रु कौन पहचानना होगा। और इसलिए साथियों, आज इस पुलिस पटेल भर्ती के संदर्भ में 8 तारीख को स्थगिति का निवेदन दिया, 5 तारीख को निवेदन दिया, 8 तारीख को चर्चा की। आदरणीय असेंबली के मेंबर मनोहर राव जी चंद्रिका पूरे साथ में थे, उन्होंने मान्य किया रोस्टर कैसा बनना होगा, कलेक्टर ने मान्य किया, और इमीडिएट बेलपत्र मैडम को बुला के सभी एसडीओ को फोन कराया, अपन रोस्टर कसे तयार केले, अपॉइंटमेंट ज्यावेळी राखीव संभागाच्या आधारावर केले की फक्त जाती पाहून केले, फक्त जाती पाहून रोस्टर तयार झालेला आहे, आणि त्यामुळेच ओबीसीवर अन्याय झालेला आहे। या रोस्टरनुसार देवरी उपविभागात पुन्हा 15 अतिरिक्त ओबीसी आहेत, म्हणजे पुढच्या 10 वर्षापर्यंत पोलीस पाटील भरती निघाल्या तर आपल्या वाट्याला एकही जागा येणार। निर्णय आज लेना है। ये अधिकार क्षेत्र में माननीय कलेक्टर के जो जिला दंडाधिकारी है, वो सामाजिक न्याय इस देश का संविधान बोलता है, लाख अपराधी सुटले तरी चालेल, परंतु एखाद्या निरपराध मात्र फसता कामा नये। ये नैसर्गिक नियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है। इससे जो लोग छूट जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, उनका क्या? और अगर हम ये प्रूफ अगर गलत साबित कर रहे हैं, या जिला प्रशासन ये साबित कर दे कि आपका बनाया गया रोस्टर ये सही था और हमने जो आवाज उठाई ये गलत थी, तो ये बबलू कटरेल के साथ में कैसा थी, आपकी गुलामी करेगा। आप जो सजा दोगे वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूं। साथियों, यह अन्याय बर्दाश्त के ऊपर है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज ही इस संदर्भ में जिला दंडाधिकारी को निर्णय लेना होगा। ये जो जनता इतने विश्वास के साथ में आई है, समाज के, जाति के, पॉलिटिकल पार्टी के हम तुम जो लोग हैं, हमारे पास पद भी है, थोड़ा बहुत पैसा भी है और टाइम भी है, मगर जो लोग अपने खेती के काम, अपने खाद मारने के काम, सल्फेट के काम, निंदा के काम छोड़ कर अगर आया है, तो यहाँ खाली वापस जाने के लिए नहीं आया है, आज कुछ लेकर जाने के लिए आया है। आज कुछ लेकर जाने के लिए आया है, और जितना हमारे बस में है, हमने उस बात के लिए जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। वसति गृह की बात थी, ओबीसी विद्यार्थी वसति गृह के संदर्भ में मिनिस्ट्री के बैठक में 1400 कोटी मराठा समाज को देने के लिए सरकार के पास परसों पैसा था, मगर ओबीसी के हॉस्टल के लिए 72 करोड़ सरकार के पास नहीं थे। यह दबाव उनका सामाजिक दबाव और हमारे गुलामी का सबूत।
उनके सामाजिक दबाव का परिणाम और हमारे गुलामी का सबूत है ये साथियों। मगर ये गुलामी अब ये समाज जो गांव गलियों से देहात से आया है, ये गुलामी इसके पश्चात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए हॉस्टल के संदर्भ में हमारी क्या भूमिका होगी, इस बात का विस्तार से हमारे युवा साथी ग्रेजुएट फोरम के स्टूडेंट विंग के उमेश कोराम ने फिर और एक बात अपने दिमाग से निकाल देना, हम साधे भोले लोग हैं। उन्होंने बताया तेरी खेती नहीं है, तेरा कुछ नहीं है, मगर तेरी जुबान है, तू मीठा बोलकर इस देश के साधे लोगों को ठग सकता है, इस देश के भोले भाले लोगों को ठग सकता है। ये साधे लोग हैं, मगर वो साधे लोगों ने भी पहले संदेश देके रखा था, धानाकला सोमनिया। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं उनका संदेश। वो मूर्ख नहीं थे हमारे लोग, अनुभव था उनके साथ में, देखा था उन्होंने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी ये संदेश दिया था, नहीं माने हम लोग। लाख लाख रुपए की पगार मिलते थे, 2 4 5 10 साल में रिटायर में आपकी आखिरी पीढ़ी जो सुविधाएं अपने औलाद को दी, वो औलाद आपकी कंप्यूटर लेके लैपटॉप लेके सड़क पे भीख मांगने वाली है। ये स्थिति आ जाए हमारे ऊपर, ये स्थिति है। भंगी का काम करने वाले को 27,000 मिलेंगे और शिक्षा देने वाले को 20,000 ही मिलेंगे ठेके में, समझे। शिक्षा का पवित्र काम करने से बेहतर भंगी का काम करना ही अच्छा होगा, क्योंकि मुआवजा ज्यादा है साथियों। और इसके पीछे हम भी जिम्मेदार हैं। हमने अपने समाज से नाता तोड़ा, समाज से दूरियां बढ़ी, मेरे पास पद पैसा प्रतिष्ठा आ गया, मैंने गांव देहात और अपने जमीन को भुला। आज वही जमीन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही है साथियों। बहुत भयानक दास्तां है हमारे समाज की। गोंदिया में आंदोलन करके 100 रुपए का नोटराइज स्टैंप लेकर किसानों का पेमेंट तो आपने बैठकर करा दिया, मगर आज भी देवरी तहसील में, आज भी सालेकसा तहसील में, आज भी आमगांव तहसील में और इधर भी होंगे कई ऐसे किसान हैं जिनकी बिलिंग धान सब हुआ है और महीनों से वो राह देख रहे हैं धान का पेमेंट उनको। डीएमओ साहब सुन रहे हो तो सुन लो इंग्लिश साहब, क्या इसके लिए भी हमें खुर्ची फेंकना पड़ेगा? तो आप तो चाहते हो कि खुर्ची फेंको और चिल्लाने वाले लोग अंदर हो जाए। साथियों, ये 2 बातें, एक पुलिस पटेल भर्ती के ऊपर का स्टे और दूसरा किसानों के धान का मुआवजा जो पेंडिंग आपने रखा है, जिनके बिल नहीं फटे थे उनको आपने पॉलिटिकल प्रेशर में पेमेंट कर दिया, मगर जो लोगों ने ईमानदार से 3 महीना पहले 30 जून के पहले आपको धान बेचा, अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया। लिस्ट मेरे पास लिस्ट दी थी, हमारे कार्याध्यक्ष ने सारी बातें उसमें से कुछ लोगों को वितरित हुआ और अब 1.5 महीने से बाकी के लोग वेट कर रहे हैं। ये 2 बातें आज हमको तय करके जानी होगी साथियों। आज जिन मांगों को लेकर और खास तौर पर ओबीसी की जनगणना और मराठाओं की घुसखोरी, इस बात को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आज ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 40 दिन का समय महाराष्ट्र सरकार को मनोज जरांगे पाटिल ने दिया है। इस 40 दिन में उन्होंने अपना साखरी उपोषण बंद नहीं किया, प्रेशर कायम रखा है। आप ये भूल जाओ
कि 18 तारीख को हम हजारों में इकट्ठा हुए, कल जाके अगर भूल गए तो साथियों, जो महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया है वो होकर रहेगा। और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार जो भी कर ले, हमको नुकसान हो देना नहीं, ये बयान की आवश्यकता नहीं है। हमको ये सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र में ओबीसी के कैटेगरी में मराठा का समावेश नहीं होगा, इस सर्कुलर की आवश्यकता है। नुकसान हो देणार नाही म्हणजे काय होतं? नुकसान हो देणार नाही म्हणजे म्हटलं हमको स्पष्ट महाराष्ट्र सरकार का आश्वासन चाहिए कि हम मराठाओं का ओबीसी में समावेश नहीं करेंगे। उनको 16-2-32 हम समर्थन करेंगे उनका, मगर इस मंच के माध्यम से ओबीसी आरक्षण और ओबीसी नेताओं को खूंटा ठोकने की बात जो भीड़ जैसे लोगों ने आपने ली है, हम शिवराय के मानने वाले मावड़ा लोग हैं। अपने ओबीसी भाइयों के लिए जैसा आपको शोभा नहीं देता, हमको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज जाकर भूल जाएं। कल से ही हमें दूसरा आंदोलन, कंटिन्यू आंदोलन, जिंदा आंदोलन, दबाव कायम रखने वाला आंदोलन करना होगा। हमको गांव-गांव, तालुकाओं को जिम्मेदारी लेनी होगी कि 20 तारीख को 50 लोग साले कसा के बैठेंगे, 21 तारीख को 50 लोग गोरेगांव के बैठेंगे, 22 तारीख को सड़क अंजुनी के 50 लोग बैठेंगे। 8 दिन तक 8 तहसीलें, 9वां दिन गोंदिया शहर, 10वें दिन फिर से साले कसा का नंबर लगेगा। ये साखड़ी आमरण, साखड़ी उपोषण हमको जिला कलेक्टर के ऊपर करना होगा। ये मुझे लगता है, आप बताइए करना होगा या नहीं? तैयार है आप? ये करना होगा। साथियों, भूल गए, सो गए, खो गए, और इसलिए आज इस अवसर पर हमारी तमाम सामाजिक और जातीय संगठनों ने भी सहकार्य किया, सहकार्य राशि भी दी। ये आंदोलन किसी के पैसे पर नहीं चलाया जा सकता, गलती हमारे साथ में यही हुई है। आंदोलन ओबीसी का, और पैसा पटेल का, पैसा फडणवीस का, पैसा जोशी का, पैसा अग्रवाल का। आंदोलन ऐसे नहीं चलाए जाते। संसद चलो, अपने पैरों पर चलो। खुद की लड़ाई लड़नी है तो अपने पैसे पर लड़नी होगी, किसी के भीख पर नहीं, क्योंकि भीख लेंगे, सहारे लेंगे तो इशारे भी सुनना पड़ता है। सहारे लोगे तो इशारे भी सुनना पड़ता है। और इसलिए ये आंदोलन, और हमारा बहुत त्यागी समाज है, दानी समाज है, और एक दान करते करते अपना राजपाट खोने वाला समाज है ये, जो आज मगर कहां दान करना चाहिए ये नहीं समझा, कहां दान करना चाहिए ये नहीं समझा है। दान करते करते राजपाट खोने वाला समाज आज ग्राम पंचायत में इस अमृत महोत्सव में घरकुल की भीख मांग रहा है। घरकुल की भीख मांग रहा है हमारा समाज, जो कभी देश का राजा हुआ करता था। साथियों, और इसलिए इस आंदोलन की निरंतरता हमें 20 तारीख से कंटिन्यू जिला कलेक्टर पे करना है, करना है, करना है। हर दिन जिस तहसील का नंबर रहेगा, 50 लोग उस तहसील से आकर उस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। दूसरे दिन दूसरों को जिम्मेदारी देके दूसरे तहसील का नंबर होके हमको कंटिन्यू करना होगा। और साथ ही साथ
आज यहां भी कई प्रकार के उपद्रव करने की तैयारी में, क्यों तैयारी उपद्रव करने की? संवैधानिक मार्ग से सरकार के कान तक जून ही पहुंचती है। बहरी है सरकार और निकम्मे हम लोग खुद को 65% बोल कर भी हमारा निकम्मा पर नहीं किया गया, नहीं हुआ, और इसलिए आज मुट्ठी भर लोग हम पर हावी हैं। और इस बहरी समाज को संदेश देने के लिए महिलाएं मुंडन करने को तैयार है, युवा मुंडन करने को तैयार है, सब करने को तैयार है। साथियों, आज के इस अवसर पर जनगणना का इशू केंद्र सरकार का है। एक दिन में इस देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में 2 बार हलफनामा चेंज करती है। क्यों करती है, इसके अंदर तक जाना। हलफनामा में क्या लिखा था वो देखना। जनगणना तो होकर रहेगी। हमारी ग्राम पंचायत और तहसील की अन्य ग्राम पंचायत ने भी ये निर्णय लिया है। आप जिला परिषद में भी सदस्यों ने मुद्दा उठाया। जिला परिषद के अध्यक्ष ने इस बात का विरोध किया। मेरा ख्याल है कागोनिया पंचायत समिति में भी ये इश्यू आया था, यहां भी विरोध किया गया है। विरोध नहीं हुआ, धन्यवाद। हम चाहते हैं आप ठराव पारित करें, ग्राम पंचायत अपने लेवल पर हमारे काम की चीज है, वो डाटा तैयार करें, सरकार पर दबाव बनाए। कोर्ट पूछ रही है सरकार को जनगणना, सरकार दे नहीं पा रही है और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ओबीसी के कान में भर रही है जनगणना किए तो जातीय दंगल ही होगी। वाह रे मूर्खों, जातीय दंगल होगी। अरे 3%, 2.5% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया और बचा हुआ 38 है वो भी तुम पूरा खा रहे हो। उसमें भी 15% नहीं खा रहे। बेचारे अग्रवालों के एसपी नहीं दिख रहे, कलेक्टर नहीं दिख रहे, डीवाईएसपी नहीं दिख रहे, कई समाज उनका भी आरक्षण वही खा रहे। इनडायरेक्ट रिजर्वेशन पे कब्जा करके बैठे हैं। तब तो हमारे में जातीय दंगल ही नहीं हुई। अल्पसंख्यकों के आपने संख्या नहीं गिरी, 10% दे दिया, जातीय दंगल नहीं हुई। हम जातिवादी लोग नहीं हैं, जाति के नाम पर पछाड़े हुए लोग हैं। हम जाति के नाम पर अपमान सहन करने वाले लोग हैं। हम जाति ने हमको मान नहीं दिया। मैं अगर कहता हूं कुणबी प्रभाकर दोनों ने, तुमको ये नहीं लगेगा कि बबलू कटरे ने सम्मान किया है, उनको लगेगा कि 4 लोगों के सामने कुणबी बोल रहा है मुझे। अपमान सूचक आइडेंटिटी ध्यान में रखो कि जातपात पे बैठे हो, यह आपकी अपमान सूचक आइडेंटिटी है। मैं अगर अपने अग्रवाल भाई को भी बोलता हूँ, ए मारवाड़ी भाई आइए सम्मान से बैठिए, उसको ये नहीं लगेगा कि मेरा सम्मान किया। अग्रवाल भी बोल दिया, मारवाड़ी भी बोल दिया, उसको लगेगा कि इनडायरेक्टली मेरा इसने अपमान किया है। जात ये अपमान सूचक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी से आप चिपके रहोगे तो रहो चिपके, अपमान नहीं मिलेगा। मगर अधिकार चाहिए तो जाति से ऊपर उठकर ओबीसी करके इकट्ठा आओ, ओबीसी करके इकट्ठा आना होगा। आपके बच्चों का गया हुआ शिक्षा का अधिकार, आपके बच्चों का गया हुआ राजनीतिक अधिकार, आपको राजनीतिक अधिकार चाहिए, आमदार और खासदार के लिए आपको रिजर्व सीट चाहिए, तो ओबीसी करके लड़ना होगा साथियों। और इसलिए आप निश्चय लें, 2 मांग जो माननीय जिलाधिकारी के ऊपर डिपेंड है। एक, पुलिस पटेल भर्ती के ऊपर तत्काल स्टे, एसडीओ के ऑर्डर को स्टे देने का अधिकार कलेक्टर को है। ये स्टे होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। किसानों का धान का चुकारा भी इमीडिएट वितरित होना चाहिए। ये 2 मांग हम आज मनवाना चाहते हैं। आप सम्मानित जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग
ये बताएं हमने क्या करना चाहिए, या आप जनता बताएं कि हमने अब क्या करना चाहिए। रास्ता मुख है, चुपचाप है, तो हम इसका अर्थ ये निकालें कि हम फिर से वही निठल्लापन, मायूसी का चेहरा निवेदन देकर आए, साहब के सामने खड़े हुए, उसने देखा भी नहीं तो भी आनंद ये लेकर जाए। खाने की आदत आई नहीं। आदरणीय